हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सही समझ में आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दो जो खास बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उसको लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट खबर है, और दोस्तों ये खबर हमारे दलितों को, बहुजनों को जानना बहुत ही जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, ऐसी क्या खबर है हम आपको बताते हैं, और वो खबर है दोस्तों, इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी के बीच फिलहाल अंदर खाने पर क्या चल रहा है उसकी एक छोटी सी झलक दोस्तों देखने को मिली है। दोस्तों, आकाश आनंद ने दूसरे चरण की वोटिंग के टाइम, दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि राजनीति में समझौता सर्वोपरि होता है। वहीं पर दोस्तों हमने इसी चैनल पर कई वीडियो में बोला है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी राजनीति की एक बेहतर और माहिर खिलाड़ी है। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी को समझना इतना आसान नहीं है और जितना आप सोच रहे हो। हर कोई की बस की बात नहीं है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी को आसानी से समझ सके। यहां तक कि दोस्तों मोदी और शाह भी नहीं समझ पाते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी का अगला कदम क्या होने वाला है। इसलिए दोस्तों बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल लेवल की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है हमारे देश में। और दोस्तों वैसे देखा जाए तो बसपा हमारे देश की फिलहाल भी प्रथम नंबर की पार्टी बन सकती है, लेकिन दोस्तों बहुजन समुदाय, दलित समुदाय को कमजोर करने के लिए बहुजनों की पार्टी बसपा को इन भाजपा और कांग्रेस के द्वारा कमजोर किया गया है। जी हां दोस्तों, वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों हमारे देश में दलित समुदाय, बहुजन समुदाय, SC ST OBC माइनॉरिटीज के तमाम लोग अम्बेडकर आदि विचारधारा रखते हैं, और दोस्तों उनकी जनसंख्या की बात करूं तो लगभग 85 से 90% लोग हैं। लेकिन दोस्तों स्वर्ण लीडरों की पार्टी के नेताओं ने एक ऐसी चाल चली है कि हमारे समुदाय को तोड़ तोड़कर छोटे छोटे दल बनवा दिए गए हैं हमारे ही अंदर। दोस्तों मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी कई पार्टियां बन गई है दलितों के अंदर, बहुजनों के अंदर। इसी के चलते बसपा को तीसरे नंबर पर रहना पड़ा है, नहीं तो बसपा फर्स्ट नंबर की पार्टी थी हमारे देश में। अब दोस्तों बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने मीडिया के सामने इंडिया गठबंधन को लेकर, बसपा का गठबंधन होने के बारे में क्या कुछ कहा है वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा कि बसपा का और इंडिया गठबंधन का गठबंधन होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, किस तरीके से होगा, इसके क्या मायने होंगे, ये सारी खबर मैं आपको आगे बताऊंगा। और दोस्तों ये खबर जब मोदी शाह तक जाएगी तो वो जरूर बेहोशी महसूस करेंगे कि ये कौन सी चाल चली है बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने राजनीति के अंदर, ऐसा महसूस करेंगे दोस्तों पूरा NDA गठबंधन। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं EVM को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनली फैसला है वो क्या हुआ है, उसके क्या नतीजे रहे हैं, क्या रिजल्ट रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, और जो फिलहाल वोटिंग हो रही है वो EVM से ही हो रही है। लगातार बूथों पर EVM खराब होती नजर आ रही है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच दोस्तों EVM को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। ये अंतिम फैसला कहा जा रहा है दोस्तों कि अब EVM को लेकर कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनाएगा। तो दोस्तों EVM को लेकर कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन दोस्तों इन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इसमें याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि EVM मशीन को बिल्कुल हमारे देश में हटा दिया जाए और पहले की तरफ बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम याचिकाओं को
खारिज कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों एक और याचिका दायर की गई प्रशांत भूषण साहब की तरफ से कि अगर ईवीएम नहीं हटा सकते हो तो हमारी यह मांग है कि जो ईवीएम के साथ में वीवीपैट की जो तमाम पर्चियां हैं उसकी भी ईवीएम काउंटिंग के साथ साथ वीवीपैट की पर्चियों को भी गिना जाए। ईवीएम मशीन की काउंटिंग और वीवीपैट की पर्चियों को 100% मिलान किया जाए। अगर दोनों की काउंटिंग मैच होती है तो ही विजेता को घोषित किया जाएगा। और दोस्तों इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई हो गई है। और दोस्तों सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि अब जो भी चुनाव होंगे वो ईवीएम से ही होंगे जैसे हो रहे हैं अभी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हर वीवीपैट की पर्ची की जो मिलन करने की बात थी उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है उसे मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं, आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से ही वोटिंग जारी रहने का फैसला दिया है, लेकिन यह भी कहा कि चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहने वाला कैंडिडेट 5% ईवीएम की जांच करा सकता है। इसकी जांच में आने वाला खर्चा शिकायत करने वाले उम्मीदवार को ही उठाना होगा। अदालत ने यह भी कहा है कि मतदान के बाद कम से कम 45 दिनों तक वीवीपैट की स्लिप को सुरक्षित रखना होगा। ऐसा इसलिए ताकि किसी तरह के विवाद की स्थिति में ईवीएम में पड़े वोटों के साथ उसका मिलान किया जा सके। मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि वोटिंग काउंटिंग के दौरान वीवीपैट की कोई पर्ची गिनी नहीं जाएगी। और अगर किसी उम्मीदवार को दिक्कत है, परेशानी है, उसको डाउट है, तो जो दूसरे नंबर पर रहता है या तीसरे नंबर पर रहता है उसे पर्चियों का मिलान कराना है तो वो 5% वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करवा सकता है। लेकिन उसके पीछे जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा खर्चा उस शिकायतकर्ता उम्मीदवार का रहेगा। और चुनाव आयोग को कहा कि आपको वीवीपैट की पर्चियों को 45 दिन तक सुरक्षित रखना होगा। तो दोस्तों यही बात तो चुनाव आयोग भी कर रहा था कि हम बिल्कुल वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग नहीं करा सकते हैं। तो इस प्रकार चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। वहीं पर दोस्तों चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है उसे भी आप सुन लीजिए। तो दोस्तों चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर ईवीएम के साथ वीवीपैट का मिलान कर पाना संभव नहीं होगा। आयोग ने कहा कि पहले से ही नियम है कि कोई भी 5% ईवीएम के साथ वीवीपैट का मिलान कराया जा सकता है। ऐसे में एकदम पुख्ता नियम है और संदेहों को दूर करना है। चुनाव आयोग ने यह भी समझाया कि आज तक किसी ईवीएम के साथ हैकिंग नहीं हो सकी है। ऐसे में उस पर सवाल उठाना तकनीकी लिहाज से भी किसी तरह ठीक नहीं है। तो दोस्तों यही तो चाह रहा था चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग पूरी तरह से आजाद हो गया है। इसलिए दोस्तों अब चुनाव आयोग खुलकर बोल रहा है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि ईवीएम पर सवाल करना सही नहीं है। बार बार आप सवाल मत खड़े करिए। अब हमारे देश में ईवीएम से ही वोटिंग होगी। अब दोस्तों इस बात का फैसला आखिर क्या होगा वो तो अब आने वाला भविष्य ही तय करेगा कि हमारे देश में और क्या क्या होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है जो बहुजन समाज पार्टी से निकल कर आ रही है, वो भी दोस्तों बिल्कुल अंदर खाने। दोस्तों जब 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी तब बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जब नोएडा के अंदर आकाश आनंद अपने परिवार के साथ मतदान करने गए थे, तो दोस्तों वहां पर खड़े मीडिया बंधुओं ने उनसे एक सवाल किया कि आकाश आनंद जी
आखिर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बनी? तो दोस्तों आपको बता दूं कि आकाश आनंद ने उस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। तो आकाश आनंद ने दोस्तों कहा कि गठबंधन किसके साथ में करना है और किसके साथ में नहीं करना है, गठबंधन में बसपा को जाना है या नहीं जाना है, इस बात का निर्णय स्वयं बसपा सुप्रीमो मायावती जी ही लेती है। और दोस्तों एक खास बात आकाश आनंद ने ये कही कि गठबंधन का जो डिक्लेयर है वो सभी चरणों के चुनाव हो जाने के बाद होगा। जब दोस्तों चुनाव के नतीजे आएंगे तो नतीजों को देखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किसके साथ जाकर सरकार का हिस्सा बनना है। दोस्तों ये बहुत ही खास बयान है बसपा की ओर से, क्योंकि बसपा दोस्तों नतीजों के बाद गठबंधन जरूर करेगी, ये उनका संकेत है, ये उनका बिल्कुल क्लियर इशारा है। लेकिन दोस्तों देखना यह दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है। दोस्तों एक बात तो स्पष्ट है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नजर नहीं आ रही है। भले ही भाजपा 400 पार का नारा लगा रही हो, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पर कुछ अलग ही हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करने का मामला था, जो बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता ने बिल्कुल धराशायी कर दिया है। अब दोस्तों देखना यही है कि 4 जून के बाद देश की राजनीति में क्या होता है, कि क्या कोई भी गठबंधन चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो बहुमत की सरकार बना पाएगा, या फिर एक बार फिर से देश के अंदर मिली जुली सरकार बनेगी। अगर दोस्तों मिली जुली सरकार बनती है तो 2024 में तो हमारे देश की जनता के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों मिली जुली बनी हुई सरकार जनता के मुद्दों पर काम करती है और जो बहुमत की सरकार होती है वो अपने तरीकों से काम करती है और जनता के मुद्दों को ताक पर रख देती है। तो दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी को राजनीति का बादशाह यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि ये सरकार एजेंसियों का उपयोग करती है चुनाव के टाइम में। अब बसपा सुप्रीमो मायावती जी उनसे भी 10 कदम आगे चल रही है। तो दोस्तों अब वक्त ही बताएगा कि हालात क्या रहेंगे। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।